दोस्तों कैसे आप लोग, होप यू ऑल डूइंग वेल। और हम लोग बात करने वाले जो हम लोग की मनांग वाली राइड ख़त्म हुई है, उस राइड में जैसे पिछला वीडियो आपने देखा था कि उसकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, कितना टाइम चाहिए और कैसे कैसे ये राइड आपको कवर करनी है। दूसरा जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, जब भी आप कोई राइड कोई पूछता है भाई किधर आप राइड करके आए और आप बताते हो कि भाई ये राइड करके आया हूँ, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं भाई कितना इसमें खर्चा आएगा। ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर हमेशा राइड के लास्ट में मिलता है, पहले आपको मिल ही नहीं सकता। इसका आंसर लोग पूछते भले पहले हैं, लेकिन आंसर हमेशा इसका राइड के लास्ट में मिलता है। जो बंदा राइड करता है उसका एक्सपीरियंस ही बता सकता है, आप वैसे नहीं इसको बता सकते हैं। खैर, इसमें हम लोग बजट की बात करते हैं, कितना खर्चा आएगा मनांग राइड करने में, या मनांग जैसे नेपाल की किसी जगह को एक्सप्लोर करते हो उतने ही दिन अगर आपको एक्सप्लोर करना में लगता है तो लगभग जो खर्चा आएगा वो सेम ही आएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम लोग जो राइड किए थे वो 9 दिन की एटेंडी थी हम लोग की, और उसी 9 दिन की एटेंडी के हिसाब से मैं अपना बजट बता रहा हूँ कितना खर्चा हुआ था। हाँ, हम लोग का जितना एक्सपेक्टेशन था कि भाई इतना खर्चा होगा, उससे कम ही खर्चा हुआ था, ये भी आप जान लो। और मतलब ये भी नहीं कि हम लोगों ने काफ़ी पैसे की बचत कर करके हम लोग जो है वो राइड किए थे। अगर हम लोग बचत कर करके राइड करते तो वो और भी कम आता। हम लोगों का कितना खर्चा आया था उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और अगर आप जो है बहुत खर्चीले हैं तो आप थोड़ा सा इसमें अपने खर्चे में बढ़ा लीजिएगा, इसको 2-4 हज़ार और कर लीजिएगा। और अगर आप बहुत पैक्ड तरीके से राइड करते हैं, बैग पैकिंग टाइप करते हैं, तो आप इसे 4-5 हज़ार इसमें कम भी कर सकते हैं। आप जब खर्चे को समझेंगे, हम लोग के बजट को समझेंगे, तो आप तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हम लोग कहाँ इसको जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने बजट को। चलिए शुरू करते हैं भाई, हम लोग के कितने टोटल एक्सपेंस हुए इस 9 दिन की मनांग वाली राइड में। दोस्तों, जो अपन का जो फ्यूल की बात की जाए, जैसे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना किसी भी ट्रिप में, वो 3 ही 4 मेजर होते हैं। जैसे एक फ्यूलिंग का होता है, एक स्टे का होता है, एक फूडिंग का होता है। यानी फ्यूलिंग, लॉजिंग एंड फूडिंग, ये 3 मेजर खर्चे होते हैं बाइकर्स के लिए। बाकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके मार्केटिंग नहीं करते हैं बंदे, वैसा नहीं कि भाई आप किसी मार्केटिंग वाले प्लेस पे जा रहे हो जहाँ एक्सपेंसिव चीज़ें आपको परचेज करनी है। आप जो भी परचेज करना वो गियर बंदा सब पूरा का पूरा जो है प्रिपरेशन करके जाता। तो ये 3 मेजर खर्चे हैं और कुछ परमिट से रिलेटेड खर्चे आते हैं। तो ये 4 खर्चे आपके हिस्से आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं, फिर उनको एड ऑन करके बताएंगे टोटल खर्चा कितना आएगा। सबसे पहला जो है वो फ्यूलिंग। यहाँ से मनांग अगर आपको देखा जाए तो लगभग 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 400 किलोमीटर आना, 400 किलोमीटर जाना। और भाई अब मैक्सिमम लोग जो हैं इस ट्रिप को कवर करने के लिए वही बाइक लगते हैं, जैसे KTM 390 एडवेंचर ले रहे हैं, क्लासिक ले रहे हैं, हिमालयन ले रहे हैं, इंटरसेप्टर तो लोग नहीं ले आ रहे हैं, लेकिन इसी कैटेगरी की बाइक रखते हैं जिनकी माइलेज जो लगभग ऑन एन एवरेज 25 किलोमीटर की आती है। यहाँ पे थोड़ा सा रोड आपको अच्छा मिलेगा तो यहाँ से माइलेज आपका 27-28 जाएगा, वहाँ माइलेज जो है वो 20-21 जाएगा। तो ऑन एन एवरेज जो है आपका 25 किलोमीटर का जो है माइलेज आ जाएगा। अब 400 किलोमीटर जाना, गोरखपुर टू गोरखपुर की बात कर रहे हैं, 400 किलोमीटर जाना और 400 किलोमीटर आना, तो टोटल हो गया आपका 800 किलोमीटर। और 800 किलोमीटर को आप 25 से डिवाइड करोगे तो 100 किलोमीटर में आपको 4 लीटर देना पड़ेगा, तो 32 लीटर आपका पेट्रोल जाएगा टोटल। और 32 लीटर पेट्रोल आप समझ लो कि 3200 का पेट्रोल गया। वहाँ पे जो पेट्रोल का कॉस्ट आएगा 120 रुपीज़ आएगा, यहाँ पे 98-99 आएगा। तो 32 लीटर मतलब आपका 34-35 रुपये का आपका पेट्रोल का कॉस्ट जाएगा। तो 3400 जो है वो फ्यूल का कॉस्ट हो गया। दूसरा कॉस्ट आपका परमिट का। परमिट आपको 2 जगह लगेगी। एक परमिट लगेगा जब आप बॉर्डर से एंट्री कर रहे हो, अपनी बाइक लेके जा रहे हो, तो उस परमिट का कॉस्ट आएगा। और एक परमिट जब कंजर्वेशन एरिया, अनपुड़ा कंजर्वेशन एरिया में जब एंट्री कर रहे हो, एशिया में एंट्री कर रहे हो, जो बेसिस सर में परमिट बनता है, 2 जगह आपको परमिट कॉस्ट देना होगा। यहाँ पे बॉर्डर पे भी आप 9 से 10 दिन का कर ले रहे हैं परमिट बाइक के अपने, तो 1000 रुपये देना पड़ेगा। और बेसिस शहर में भी आप 9 से 10 दिन का अगर आप परमिट ले रहे हो तो 1000 देना पड़ेगा। तो 33,400 आपका फ्यूल का कॉस्ट हो गया। और 1000 बॉर्डर पे परमिट और एक एसीए का परमिट, 2 परमिट 2000 का, तो ये 2000 हो गया। तो 3400 और ये 2000, 5400। यानी परमिट का कॉस्ट और फ्यूल का कॉस्ट आपके आ गया 5400 से 5500, 100-200 ही ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तीसरी जो कॉस्ट हो गई वो लॉजिंग की बात किया जाए तो शुरू के जो होटल है वहाँ पे आपको खर्चने पड़ेंगे पैसे। लेकिन जैसे आप बेसी शहर से आगे जाओगे, जो समझो मनांग का स्टे है, धारापानी का स्टे है, दानाक्यू का स्टे है, मतलब कि बेसी शहर से ऊपर जब आप मनांग में जाओगे वहाँ और फिर रिटर्न आने तक बेसी शहर तक है, यहाँ आपको जो है लॉजिंग का कॉस्ट, रुकने का कॉस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। हाँ, तिलचो बेस कैंप पे देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी देना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाती है।
ऑन एवरेज अगर आप 2 बंदे हैं, मतलब शेयरिंग में चल रहे हैं, आप इसे 2 अलग अलग बाइक पे है बंदा, 2 बंदे हैं लेकिन रुकते वहाँ पे एक रूम में 2 लोग हैं, डबल रूम की ऑक्यूपेंसी रखते हैं, तो जो एवरेज आपकी आएगी वो 700 रुपये पर डे का जो है वो लॉजिंग का कॉस्ट आएगा। कैसे आएगा? जैसे जो पोखरा में रूम है वो थोड़े से कॉस्टली आपको पड़ जाएंगे, 1500 से 2000 पड़ जाएंगे। काठमांडू में भी वही होगा आपका, तो ये 1500 से 2000 पड़ जाएंगे। जो बेस कैंप सबसे जो आपका 6वां दिन था वहाँ पे भी रूम आपके लगभग 2000 के रुपए के पड़ जाएंगे। लेकिन जो बीच के रूम है वो पर हेड 500 रुपीज़ पड़ेगा। और बीच के 2 दिन जो हैं, जैसे आप गोरखपुर के स्टे किए तो आप 2 बंदे रुक रहे हो तो 1500 के आसपास या 2000 के आसपास रूम का जाएगा, तो 700-800 रुपये यहाँ पे आ गए पर हेड रुपये। और पोखरा में रुक रहे हो तो भी 1500 से 2000 आपका जाएगा, तो वो 700-800 आ गए। बेसी सर में आप रुक रहे हो तो भी आपका पर हेड जो है वो 700-800 रुपये आएगा। लेकिन जब बेसी सर से आप आगे जाओगे, दाना क्यू, मनांग, वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। वहाँ जो है खाने का जो पैसा होगा उसी में आपका रुकने का पैसा इंक्लूड होता है। यानी जैसे हमारी थाली आपकी वहाँ पे लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली होती है, 400-500 रुपये थाली आपको खाना मिलेगा, तो उसी 400-500 थाली में आपका स्टे भी इंक्लूड है। अब बहुत ज़्यादा उनके पास सर्विस रहती नहीं, लाइट बहुत नहीं रहती है। हाँ, एक्स्ट्रा सर्विस वहाँ पे आप मांग रहे हैं, जैसे आपको हॉट वाटर मांग रहे हैं तो आपको पर शावर जो है 300 रुपये देना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगा। तो एक ओवरऑल देखा जाए जो एवरेज आता है वो 600 से 700 रुपये पर हेड आएगा, पर डे के हिसाब से रुकने का कॉस्ट गोरखपुर टू लेके गोरखपुर। यानी अगर आप 9 दिन का रख रहे हो तो आप 600 के हिसाब से 9×5 = 45 और 9×6 = 54, 5400 ये आसानी से जोड़ सकते हो। तो 5400 रुपये आपका फ्यूल का और परमिट का चार्ज था, और 5400 रुपये जो है वो आपका लॉजिंग का भी चार्ज आएगा। और लॉजिंग का चार्ज मतलब कि रुकने का भी चार्ज आएगा, जो 5000 से 5400 के बीच है। 10,000 और 400 उसका, यानी 10,800 रुपये हो गए आपके फ्यूल के, आपके परमिट के, आपके रुकने के। अब आपके बचे खाने के। खाने का कॉस्ट नेपाल में ऐसा सच उतना नहीं आता है। आप मॉर्निंग में खाएंगे 100-200 का खाना, इवनिंग में खाएंगे 100-200 का खाना, दोपहर में भी वैसे 40-50 रुपये। यानी ऑन एंड एवरेज जो है, आप चाहे लद्दाख की राइड पे हो, चाहे स्पीति की राइड पे हो, चाहे मनांग की राइड पे हो, चाहे मुक्तिनाथ की राइड पे हो, चाहे तवांग की राइड पे हो, ऑन एवरेज जो है पहाड़ों पे खाने का चार्ज आता है 500 पर डे, 500 रुपये पर डे। वो भी अपने तरीके से आप खा पी रहे हैं तो, क्योंकि 2 बंदे होते तो कई जगह शेयरिंग भी हो जाती है। ये अच्छा वाला मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 9 से 10 दिन का, आप 9 दिन का कंक्लूड कर लो, हो जाएगा 9×5 = 45, यानी 10,800 और 4500 खाने का हो गया। तो आपका हो गया 10×4 = 14,800 और 15,000 5 और जोड़ लो 300, यानी 15,300 रुपये आपका पूरा का पूरा जो है वो पैक होगा। आपका रहना, खाना, परमिट, फ्यूल, ये सब इंक्लूड करके आपके 15,800 रुपये आए। अब अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हो तो वो एक अलग सी बात है। अब इसमें भी आप सोचो भाई, 15,800 में भी आप उसको चाहें तो और कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? आप जो स्टे लीजिए वो थोड़ा बजट वाला लीजिए, तो बजट वाला स्टे लेने से जो है वो थोड़ा सा आपका पैसा कम हो जाएगा। खाने में अब बहुत एक्सपेंसिव मत जाइए। जैसे भाई हम लोग दाना क्यों में रुके थे, इधर से भी बड़ा वाला चिकन वो कटवा के हम लोग खाए थे, 2500 रुपये का था, फिर उससे इंक्लूडेड रोटी, दाल, ये सब चीज़ मिला के। तो मतलब इस तरह से अगर नहीं आप नॉर्मल खाना खाते 100-150 रुपये आराम से उनको चावल, दाल और ये सब आपको दे देते हैं, सुबह शाम करके खाते हैं। तो अगर नॉर्मल बजट में आप रहना चाहते हैं तो जहाँ ये 15,800 रुपये आए ना, आप इसको बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। 12,000 रुपये में बहुत आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं, इस राइड को ख़त्म कर सकते हैं और स्मूथली ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो मतलब आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग के जो खर्च हुए थे वो एग्जैक्टली 20,000 रुपये खर्च हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने जो बॉर्डर पे कन्वर्ट कराया था वो 20,000 रुपये कराया था। 20,000 का 32,000 रुपये अपना मिला था, और जब हम लोग बॉर्डर पे आए तो अपने जेब में 100-150 रुपये ही बचे थे। पूरा का पूरा जो है वो ख़त्म हो गया। बॉर्डर पर भी खा पी के उसको नोट को हम लोग ख़त्म कर दिए, भाई इस पैसा को ले आए क्या फ़ायदा। 20,000 कैसे ख़त्म हुआ था? तो हम लोगों ने कुछ मार्केटिंग की थी। पोखरा में हम लोग ने एक्स्ट्रा स्टे किया था। जो पोखरा का भाई होटल का कॉस्ट 2500 रुपये थे, तो हम लोग 2 दिन पोखरा में रुके थे रेदर देन 1 दिन रुकने के। तो ऐसे थोड़े से हम लोग जो हैं पोखरा को भी एक्सप्लोर करने में और बाकी कुछ क्लब को भी एक्सप्लोर करने में, ऐसे में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा
खर्च हो गया था, तो इसलिए हम लोग के 20,000 रुपये गए थे। लेकिन आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इस राइड को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो 9 दिन में आपके खर्चे आएंगे 15,000। बहुत टाइट रखना चाह रहे हैं तो आप 12,000 में भी इसको आराम से फिनिश कर लेंगे। और अगर आपकी बाइक जो है ज़्यादा माइलेज वाली है, जैसे पल्सर है या फिर कोई 100-150 सीसी वाली कोई बाइक है, 100 वाली सीसी वाली बाइक तो बहुत रेयरली लोग लेके जाते हैं। अगर 150 सीसी वाली बाइक है जो 35-40 की माइलेज देती है, तो ये आप आराम से 10,000 में इसको फिनिश कर सकते हैं। तो ये 10,000 से 20,000 के बीच में ये बहुत आसानी से अपनी राइड को आप ख़त्म कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक से हैं, आप स्टे कैसा रखते हैं, आप अपने फूडिंग को कैसा रखते हैं, और परचेज कुछ वहाँ पे करते हैं कि नहीं। तो होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, और जब भी आप मनांग की राइड प्लान करेंगे तो मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।